नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व आर्थिक मंच ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू नैरेटिव शीर्षक से पेपर जारी किया। श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना से 21,000 से ज्यादा छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। होयसल पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। रेलवे बोर्ड के अनुसार बिजली की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित कोयला गलियारों की आवश्यकता है। भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनलों के बीच सख्त स्वविनियमन तंत्र का निर्देश दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू नैरेटिव शीर्षक से पेपर जारी किया है। मौजूदा उत्पादों एवं नवीन उत्पादों के निर्माण के लिए नई तकनीकों के उपयोग को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जाना जाता है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन की ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है जो इंफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर, सेंसिंग और नेटवर्किंग पर निर्भर हों। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ने का कारण है भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी विश्व राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हो रहे हैं और विनियामकीय परिवेश भी विकास के दौर से गुजर रहा है। इन सब के साथ संरक्षणवाद की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। वहीं दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। कंपनियों को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने हैं। प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के तहत व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना और नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही लोगों की सोच और परिवेश में भी बदलाव हो रहा है। इस वजह से जनसांख्यिकीय स्वरूप और सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं समय की मांग है कि सामाजिक मूल्यों और जनसांख्यिकीय स्वरूप के बदलने के साथ ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को अपनाया जाए। अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के समाधानों के प्रभाव ये होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विनिर्माण और मूल्य श्रृंखलाओं में बाधाओं के प्रति लोचशीलता में सुधार हो रहा है। ये समाधान परिचालन और उत्पादन लागत को कम कर रहे हैं और साथ ही स्वचालन यानी ऑटोमेशन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन दक्षता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और मूल्य वर्धित ऊर्जा पर बल दे रहे हैं। इनसे नई प्रक्रियाओं, सामग्रियों आदि की खोज के माध्यम से उत्पादों को ग्राहकों की पसंद के अनुरूप बनाने में मदद मिल रही है। हाल ही के दिनों में उद्योगों के संचालन में बदलाव लाने में सहायता के लिए विश्व आर्थिक मंच ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। इसका उद्देश्य चौथी औद्योगिक क्रांति की एडवांस प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है। दूसरा है इंडस्ट्री नेट जीरो एक्सीलरेटर। इसका उद्देश्य नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। इसके अलावा ज्ञान साझा करना तथा उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। और तीसरी पहल है ऑगमेंटेड वर्कफोर्स इनिशिएटिव, जिसका लक्ष्य फैक्ट्री कार्यबल को प्रौद्योगिकी के अनुरूप करने, उन्हें सशक्त बनाने और उनके कौशल में सुधार करना है। और आइए अब चर्चा करते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के विकास क्रम के बारे में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भाप शक्ति और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकें आईं और मशीनीकरण हुआ। वहीं 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्युतीकरण हुआ, असेंबली लाइन उत्पादन हुआ, नए संसाधन आए और सिंथेटिक मटेरियल बने और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। वहीं 20वीं सदी के मध्य में ऑटोमेशन, रोबोट का प्रयोग शुरू हुआ। इसके अलावा कंप्यूटर द्वारा नियंत्रण शुरू हुआ। वर्तमान में समस्त प्रणालियों एवं मूल्य श्रृंखलाओं में तेजी से तकनीकी प्रगति और एकीकरण हो रहा है। इसके अलावा संधारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी और लोगों की सोच तथा परिवेश में बदलाव आया है, जिस वजह से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना से 21,000 से अधिक छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्ति में मदद मिली है। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम यानी श्रेयस की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। श्रेयस योजना में केंद्रीय क्षेत्र की 4 उपयोजनाएं भी शामिल हैं और ये उपयोजनाएं हैं अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना। इसके तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना में
में SC और OBC लाभार्थी विद्यार्थियों का अनुपात 70 और 30 का है। वहीं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 30% स्लॉट आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, जिसमें ट्यूशन फीस, रहने खाने के खर्च आदि के साथ छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें 12वीं कक्षा से आगे अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत विदेश में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त घुमंतु समुदायों, भूमिहीन कृषक मजदूर समुदायों और पारंपरिक कारीगर समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। एक अन्य पहल है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि पेपर 1 के टॉपिक कला एवं संस्कृति से संबंधित है। होयसल पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा नामित होयसल पवित्र मंदिर समूह में वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित 12वीं से 13वीं शताब्दी के होयसल काल के 3 मंदिर शामिल हैं। ये 3 मंदिर हैं चेन्ना केशव मंदिर बेलूर, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु और केशव मंदिर सोमनाथपुरा। होयसल शासक कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। बाद में राजा विष्णुवर्धन के राज्यारोहण के साथ होयसल शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर और चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया था। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण चोल शासकों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में कराया गया था। सोमनाथपुरा केशव मंदिर का निर्माण सोमनाथ ने कराया था। वो नरसिम्हा द्वितीय का एक अधिकारी था। होयसल मंदिर स्थापत्य की अनूठी विशेषताओं में शामिल है। मंदिर समूह की मूलभूत विशेषताएं मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियों से प्रेरित हैं। इनमें शामिल है नागर शैली उत्तर भारत, दक्षिण भारत से द्रविड़ शैली ली गई, मध्य भारत से भूमिजा शैली ली गई और कल्याणी चालुक्य क्षेत्र से कर्नाटक द्रविड़ शैली ली गई। मंदिरों के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार के क्लोरेटिक शिस्ट या सोप स्टोन, जिसे सेलखड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग किया गया है। मंदिरों के चबूतरों के साथ साथ जानवरों, पौधों, मनुष्यों और पक्षी आकृतियों से चित्रित बहुस्तरीय चित्रवल्लरियां बनाई गई हैं। चित्रवल्लरी चित्रों और उकेरी गई मूर्तियों से अलंकृत एक क्षैतिज पट्टी होती है। होयसल मंदिर आमतौर पर निरंतर श्रेणी के हैं। इसका मतलब है कि इसमें प्रदक्षिणा पथ जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। इन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ का काम एक खुली संरचना, जिसे जगती या चबूतरा कहते हैं, वो करती है। इन मंदिरों में पत्थर के स्तंभ समानुपातिक रूप से बनाए गए हैं और इन स्तंभों पर वलय उत्कीर्ण हैं। कर्नाटक के अन्य विश्व धरोहर स्थल हैं 1986 में हम्पी, पट्टदकल मंदिर 1987 में और पश्चिमी घाट 2012 में। रेलवे बोर्ड के मुताबिक बिजली की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित कोयला गलियारों की जरूरत है। समर्पित कोयला गलियारों से मतलब उच्च क्षमता वाले रेलवे गलियारों से है। इनका उपयोग देश भर में कोयला परिवहन के लिए किया जाएगा। इन्हें समर्पित माल भाड़ा गलियारों की तर्ज पर स्थापित किया गया है। DDC यानी समर्पित कोयला गलियारों के माध्यम से ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से देश के अन्य भागों में अनन्य रूप से कोयले का ही परिवहन किया जाएगा। DDC की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मात्रा और राजस्व दोनों दृष्टि से रेल माल ढुलाई में तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की ढुलाई की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले रेल नेटवर्क के कारण कोयला परिवहन में काफी देरी होती है। साथ ही साथ भारत का अधिकतर कोयला भंडार देश के पूर्वी हिस्से में संकेंद्रित है, जबकि कोयला उपभोग स्थल देश भर में फैले हुए हैं और इसी कारण से लॉजिस्टिक लागत काफी अधिक आती है। समर्पित कोयला गलियारों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ऊर्जा आवश्यकताएं हैं। भारत की कोयले की खपत 2030 तक 1853 मिलियन टन थी, जबकि ऊर्जा मांग 2030 तक 3000 बिलियन यूनिट तक बढ़ जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कमी देश की समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। हालांकि कोयला परिवहन में कई और भी समस्याएं हैं, जैसे रेलवे की कम प्रबंधन क्षमता, अपर्याप्त लोडिंग और अनलोडिंग अवसंरचना, इसके अलावा माल डिब्बों की बहुत कम उपलब्धता। समर्पित कोयला गलियारों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि कोयले के लिए माल ढुलाई लागत कम हो जाएगी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा कोयला परिवहन के लिए भी कई पहलें की गई हैं, जैसे कि कोयला मंत्रालय ने 2022 में कोयला लॉजिस्टिक नीति का मसौदा जारी किया। इस नीति का उद्देश्य उद्गम बिंदु से लेकर गंतव्य बिंदु तक कोयले के परिवहन के लिए इष्टतम अवसंरचना तैयार करना है। इसके अलावा लगभग 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
अगला टॉपिक है, भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 77 विकासशील देशों के समूह G77 को G77 प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता है। G77 की स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। ये ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा वैश्विक मंचों पर अपनी संयुक्त वार्ताकारी क्षमता में वृद्धि करने के लिए साधन उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में इस समूह में भारत सहित 134 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय आधार पर चक्रीय क्रम में निर्धारित की जाती है, जैसे कि पहले अध्यक्षता अफ्रीका करेगा, फिर उसके बाद एशिया प्रशांत और फिर लैटिन अमेरिका तथा फिर उसके बाद कैरिबियन क्षेत्र को अध्यक्षता सौंप दी जाएगी। अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए दी जाती है। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वो G20 और अन्य पहलों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा दे रहा है। G20 एजेंडे को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को इस समूह की स्थायी सदस्यता दिलवाने में सहायता की थी। ग्लोबल साउथ शब्द लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों को व्यक्त करता है। 1980 के दशक में ब्रांट रेखा ने भौगोलिक रूप से दुनिया को अपेक्षाकृत अमीर और गरीब देशों में विभाजित किया था। गरीब देश अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। ब्रेंट रेखा के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया है, तो आप वहां जाकर के इसके बारे में डिटेल सुन सकते हैं। अगली खबर भारत के लोकतंत्र के तीसरे और चौथे स्तंभ से संबंधित है, यानी न्यायपालिका और प्रेस से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनलों के बीच सख्त स्वविनियमन तंत्र का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन और न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन से विज्ञापन और कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के मामले में स्वविनियमन के लिए सुधार के लिए सुझाव देने को कहा है। वर्तमान में सभी टीवी समाचार चैनलों को कवर करने वाला कोई एक मान्यता प्राप्त स्वविनियामक संगठन नहीं है। NBDA और NBF 2 अलग अलग संगठन हैं। ये अलग अलग समाचार चैनलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। NBDA के पास समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण नामक एक विनियामक प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करते हैं। ये अपने प्रसारक सदस्यों के लिए आचार संहिता और प्रसारक मानकों का प्रशासन करता है। संहिता के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है। NBF के पास व्यावसायिक समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण नामक अपना स्वविनियामक प्राधिकरण है। ये केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के तहत टीवी समाचार चैनलों के लिए पंजीकृत और एकमात्र वैधानिक मान्यता प्राप्त निकाय है। CTN यानी केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के तहत विनियमन के प्रावधानों में ये शामिल है कि त्रिस्तरीय विनियामक तंत्र होना चाहिए। पहला, प्रसारकों यानी ब्रॉडकास्टर्स द्वारा स्वविनियमन। दूसरा है समाचार प्रसारकों द्वारा बनाए गए प्राधिकरणों के माध्यम से स्वविनियमन। और तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण। इसके अलावा शिकायत निवारण यानी कि दर्शक सीधे प्रसारक के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। इस स्थिति में प्रसारक को 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। इसकी स्थापना भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। ये निकाय यात्रियों और वस्तुओं की सीमा पार आवाजाही के लिए देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्धारित अवस्थितियों पर सुविधाओं का विकास, सुरक्षा और प्रबंधन करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। वर्तमान में भारत में 11 भूमि पत्तन परिचालनरत हैं। ये भूमि पत्तन है अटारी, अगरतला, पेट्रापोल, रक्सौल, जोगबनी, मोरेह, सुतारकांडी, डेरा बाबा नानक में पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, श्रीमंतपुर, डावकी और रुपई डीहा। अगला टॉपिक है भारत कोष पोर्टल। भारत कोष का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को उनके घर पर वेब आधारित पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट आधारित भुगतान के जरिए सरकारी खाते में धन जमा करने की इलेक्ट्रॉनिक सेवा उपलब्ध कराना है। ये सुविधा वर्ष भर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ये पोर्टल किसी भी शुल्क या जुर्माने या फिर अन्य राशि को सरकारी खाते में जमा करने के लिए वन स्टॉप सेवाओं के रूप में कार्य करेगा। ये वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक की एक पहल है। ये भारत सरकार के सभी नागरिक मंत्रालयों या विभागों को एकीकृत करता है।
अगला टॉपिक है लिथियम का उत्पादन करने के लिए स्ट्रिंग आधारित तकनीक। आमतौर पर लिथियम की अत्यधिक मात्रा वाले लवणीय जल को वाष्पीकृत करके लिथियम प्राप्त किया जाता है। इसके तहत लिथियम की ज्यादा मात्रा वाले लवणीय जलाशयों, सॉल्टेड एक्यूफर्स यानी कि लवणीय जलभृतों आदि के जल को पंप करके आर्टिफिशियल तरीके से निर्मित उथले तालाबों में पहुंचाया जाता है और फिर उसे वेपराइज किया जाता है। इससे लवण क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। ये लिथियम के क्रिस्टल्स होते हैं। स्ट्रिंग आधारित तकनीक में छिद्रयुक्त फाइबर से बनी डोरी का उपयोग किया जाता है, यानी एक स्ट्रिंग का यूज किया जाता है और इस डोरी का कोर हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है। इसके चारों ओर की बाहरी सतह हाइड्रोफोबिक बनाई जाती है। हाइड्रोफिलिक जल को आकर्षित करने वाले तत्व होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक जल को विकर्षित करने वाले तत्व होते हैं। डोरी का एक सिरा लवणीय जल में डुबोने से केशिका यानी कैपिलरी क्रिया करते हुए जल डोरी में ऊपर चढ़ने लगता है और समय के साथ जल वाष्पीकृत हो जाता है और अंत में सोडियम और लिथियम जैसे लवणीय आयन बचे रह जाते हैं। इसका महत्व यह है कि इससे लिथियम उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि और समय की जरूरत को कम किया जा सकेगा। अगला टॉपिक है बायोहैकिंग। बायोहैकिंग शब्दावली का शरीर के श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने और यहाँ तक कि किसी की जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए अलग अलग तरीकों के वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ध्यान, व्यायाम आदि के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव, बायोलॉजिक्स का उपयोग, विद्युत चुंबकीय स्टिमुलेटर्स, हाइपरबेरिक कक्ष जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना आदि शामिल है। बायोहैकिंग के उभरते क्षेत्र हैं कम उम्र का दिखना, शारीरिक गतिविधियों को और सक्षम बनाना, आनुवांशिक संशोधन और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करना। स्प्रिंट चैलेंज पहल। स्प्रिंट एक सहयोग आधारित परियोजना है। इसे रक्षा नवाचार संगठन DIO के साथ मिलकर 2022 में लॉन्च किया गया था। स्प्रिंट के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो SPRI का मतलब है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R एंड D थ्रू, यानी IDEX रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। N मतलब नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO और T का मतलब है प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन सेल TDAC। इसके तहत स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए 75 चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के भीतर स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं, जैसे कि जल के भीतर उपयोग के लिए ब्लू ग्रीन लेजर और ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड स्वार्म्स आदि। अगला टॉपिक है एक्सपोसेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक्सपोसेट के निर्माण के लिए रमन अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकदार खगोलीय एक्स किरणों के स्रोतों की संपूर्ण गतिकी का अध्ययन करना है। साथ ही आकाशीय पिंडों की प्रकृति और व्यवहार पर महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करना है। एक्सपोसेट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारिमेट्री मिशन है। ऐसा पहला मिशन नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन था। पोलारिमेट्री एक उपकरण है जिसकी मदद से खगोलविद धूमकेतु यानी कॉमेट से लेकर दूर स्थित आकाश गंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्सपोसेट में पेलोड है निम्न भूकक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड, पोलिक्स जिसे पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे कहा जाएगा और एक्सस्पेक्ट यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। अगला टॉपिक है सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर स्टेप्स। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने अपने स्टेप्स उपकरण को सक्रिय करके डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स के सेंसर्स ने सूर्य के भीतर संपन्न होने वाली प्रक्रियाओं से उत्पन्न तेज गति वाले आवेशित कणों को मापना शुरू कर दिया है। स्टेप्स जो जानकारी दे रहा है उससे लाभ ये होगा कि इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 के तहत कुल 7 पेलोड भेजे गए हैं। इनमें से 4 सूर्य के प्रकाश का विश्लेषण करेंगे और बाकी 3 पेलोड प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के इन सीटू मापदंडों का मापन करेंगे। अगला टॉपिक है पीर पंजाल क्षेत्र। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालयी क्षेत्रों में स्थित पहाड़ों का एक समूह है। ये पूर्व दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर पश्चिम तक पूरे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। ये जम्मू की पहाड़ियों को कश्मीर घाटी से अलग करता है। पीर पंजाल क्षेत्र में हिल स्टेशन है गुलमर्ग जो इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है।
और यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं पीर पंजाल दर्रा जो कि श्रीनगर के पश्चिम में है, बनिहाल दर्रा, सिंथल दर्रा जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। इसके अलावा रोहतांगला ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। अटल सुरंग का निर्माण पीर पंजाल श्रेणी में ही किया गया है। अगला टॉपिक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में आई बाढ़ से गुजरात में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है। ये देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बुरहनेर, हालोन, हिरन, बंजार, दूधी, तवा, बारना, कोलार, बेदा, गोई और ओरसांग। ये विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। नर्मदा बेसिन पर बने हुए बांध हैं सरदार सरोवर बांध, रानी अवंतीबाई सागर बांध जिसे बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है, और महेश्वर बांध। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। 64 योगिनी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के मितौली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। पुराने संसद भवन को वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। भव्य 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है जिसमें 64 योगिनियों के प्रति समर्पित 64 कक्ष हैं। इसके मध्य में एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 64 योगिनियां शक्तिशाली योद्धा थीं और तंत्र तथा योग विद्या से संबंधित थीं। इसका निर्माण 1323वीं शताब्दी के आसपास कच्छप घात वंश के राजा देवपाल ने कराया था। न्यूज टुडे के 1 सितंबर के अंक में ये कहा गया था। अन्य सुर्खियों का ये टॉपिक था। इसमें ये कहा गया था कि रेमन मैगसेसे फिलीपींस के 3रे राष्ट्रपति थे, जबकि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, वो गलती से हो गया था, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। रेमन मैगसेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे जो 1953 से 57 तक कार्यरत रहे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।